नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो एसएससी सीजीएल की सीरीज चल रही है अपनी प्री के सोल्यूशन की, उसमें शिफ्ट नंबर 6 करने वाले हैं। पहले दिन का 3 शिफ्ट हो गया, दूसरे दिन का तीसरा शिफ्ट है, और ऐसे देखते देखते अपने सारे शिफ्ट 36 के 36 खत्म कर दूंगा। काफी अच्छा लगता है जब मैं अपना टारगेट जो रखता हूँ और वो खत्म कर पाता हूँ, तो और आप लोग भी साथ साथ देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और अच्छे प्रश्नों को नोट करते रहें, मेरी हमेशा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर वीडियो देखना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। ताकि अगर कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट दो सर्कल के है जिसकी लंबाई 9 है और कॉमन इंटरनल टेंजेंट की लंबाई 5 है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई क्या होगा। अच्छा प्रश्न। एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, देखो एक सर्कल ये है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल्स, ठीक है। और इंटरनल टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा। आंतरिक स्पर्श रेखा का क्या मतलब हुआ, देखो ये हो गया बाह्य स्पर्श रेखा। बाह्य स्पर्श रेखा मतलब बाहरी बाहरी भाग में टच करती है, इसकी लंबाई दे दी गई 9, राइट। और इंटरनल क्या हुआ कि दोनों सर्कल के अंदर से होके आती है, अंदर मतलब इस तरह से, मान लो अंदर मतलब क्या हो गया, इस तरह से होके आ रही है, इसकी लंबाई दी गई आपको 5, ठीक है। आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, राइट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये बराबर आपको दिया गया 9, ये बराबर दिया गया आपको 5। आपको क्या किया, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल यानी आपको R1 गुणे R2 निकालना। अच्छा प्रश्न है, इस वजह से मैं टाइम दे रहा हूं। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। हम क्या काम करते हैं, हमें पता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी हम कह देते हैं कि यहां से हमारा डी स्क्वायर माइनस दिस वन, डी स्क्वायर माइनस दिस वन। अगर मैं इसको उठाता हूँ इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, और इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाता हूं, तो क्या बचेगा। आप कहेंगे ये तो गायब हो गया, रूट तो गायब हो गया दोनों का, ये देखो रूट गायब हो गया, इधर भी रूट गायब हो गया। अब दो इक्वेशन आपको दिख रहे होंगे, दोनों को घटाने के लिए आप इसमें से इसको घटाओ, तो डी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो आपका कितना बचा, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यानी आपका बचेगा कितना, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। 81 में से 25 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, ठीक है, 56 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 56 बचेगा। 81 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 56 बचेगा, यानी ये बराबर 56 आएगा। आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, यानी 4 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2, ये बराबर दिया गया 56। तो यहाँ से R1 इंटू R2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। R1 इंटू R2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। और आपको निकालना क्या था, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि R1 इंटू R2 निकालना है, तो आप कह देंगे 14। तो जहां कहीं पे ऐसा दिया जाए कि इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि तिर्यक स्पर्श रेखा इस वाली की लंबाई दी गई। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि सीधी स्पर्श रेखा। समझ में आ गया, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम करता। क्या कहा गया कि एरिया एक स्क्वायर की दी गई, पेरीमीटर निकालना। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर साइड एस है तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया। अब ये किसका स्क्वायर लिखा, देखो 4x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5, यानी लिखा है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी साइड का स्क्वायर बराबर 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो वी कैन से कि साइड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 5। अगर साइड 4x प्लस 5 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। 4 से यहाँ पे ऑप्शन में मल्टीप्लाई नहीं किया गया, दो बाहर ही रख लो और जो दो बचा उसको अंदर कर दो, तो ये 8x हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। कहा गया के की किस वैल्यू के लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं होने के लिए आपको पता है कि कोई सोल्यूशन नहीं होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। अब देखो अगर के का कोई सोल्यूशन नहीं होना है तो a1 बटे, देखो a1x प्लस, इस पे अपनी एक वीडियो है, ठीक है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मान लो दिया गया, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया गया। अगर पूछा जाए इसका कोई सोल्यूशन ना हो तो आप कहेंगे x के गुणांक का जो रेशियो है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, दोनों बराबर हो जाए तो इसका कोई कॉमन
वो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपने कहा यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2/1 बराबर, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 7 के यानी 7 के, और बटे में b2 यानी y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1। यहाँ से हम k बराबर क्या कह सकते हैं 7 के बराबर 2 यानी कि k बराबर 2/7 आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जो 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। एक सिलेंडर को बनाया गया इसके विड्थ के अलाउंड यानी अलाउंड नहीं अराउंड अलोंग मोड़ के बनाया गया। देखो क्या होता है ना कि मान लो कोई कागज का टुकड़ा है, राइट, ये आयताकार कागज का टुकड़ा है, मान लो एक आयताकार कागज। अब अगर हम इसको सिलेंडर में मोड़ते हैं तो क्या होता है, ये हिस्सा ऐसे मुड़ जाता है, ये हिस्सा ऐसे मुड़ जाता है, यानी कि ये जो टोटल लंबाई है, यानी कि आयत की जो लंबाई थी, वो जो सिलेंडर बनेगा इस तरह का आपका कुछ सिलेंडर बन जाएगा, उसके टोटल ये सिलेंडर ऐसे बन जाएगा। आप कहेंगे इसका जो पेरीमीटर होगा, आधार का जो पेरीमीटर होगा यानी 2πr, वो ये क्या बन जाएगा, लंबाई बन जाएगी। कहने का मतलब जो 2πr होगा सिलेंडर के लिए वो इसकी लंबाई, और जिसके अलोंग मोड़ा गया है चौड़ाई के अलोंग तो वो इसकी ऊंचाई बन जाएगी, राइट। तो आपको बेलनाकार टुकड़े का यानी कि चौड़ाई तो ऊंचाई बन गई, यानी देखो चौड़ाई कितनी दी गई थी 22, यानी चौड़ाई अगर 22 दी गई थी तो यहाँ से ऊंचाई बराबर हो गई 22। और आपको पता है 2πr बराबर l, यानी कि 2 पाई यहाँ से देखो 2 पाई और गुणे r बराबर l कितनी दिया गया 50। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई r बराबर हो गया 25, पाई r बराबर 25। अब आपको क्या निकालना, बेलनाकार टुकड़े का आयतन निकालना है। बेलनाकार टुकड़े का आयतन क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर और गुणे का s, राइट। पाई r स्क्वायर यानी आप कहेंगे पाई गुणे r स्क्वायर, r स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ से r देखो r कितना हो जाएगा 25/पाई, और इसका स्क्वायर यानी कि 25/पाई गुणे 25/पाई, और गुणे h कितना है, h आपका 22 हो गया, राइट। अब आपने कहा पाई से पाई कट गया, इसको सिंप्लीफाई आसान शब्दों में करना चाहे तो 25 गुणे 25, और पाई बटे में है तो 1/पाई, अगर पाई की वैल्यू 22/7 तो 1/पाई की वैल्यू 7/22 और गुणे 22 हो गया। 22 कट गया, 25 25 625, 625 गुणे 7 करना है, 625 गुणे 7 625 और गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 छके 42 और 175 4375 हो जाएगा। अब आपने कहा ये हमारा प्रश्न सही क्यों नहीं हुआ, हमने गलती कहां करी। आपने कहा कि अगर सिलेंडर को इसके विड्थ के अलोंग मोड़ा गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि h बराबर 22 लेना है। विड्थ के अलोंग मोड़ने का मतलब कि हमने इसको उठा के ऐसे मोड़ दिया है, यानी यहाँ पे 2πr बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2πr बराबर कितना हो जाएगा 22। समझ में आया, समझिएगा मैंने क्या पहले पहले क्या कहा, मैंने कहा लंबाई के अनुदिश अगर मोड़ेंगे तो लंबाई के अनुदिश यानी कि लंबाई के अलोंग जब मोड़ेंगे तो लंबाई जो होगी वो 2πr के बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई के देखो, इफ द सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स विड्थ, जिसके अलोंग मोड़ा गया है वो 2πr के बराबर होगा, ये समझाना था। तो 2πr बराबर 22 अगर हो गया तो 2 गुणे 22/7 और गुणे r बराबर 22 हो गया। यहां से r बराबर 7/2 हो गया, और r बराबर 7/2 तो जो दूसरा बच्चा वो उसकी ऊंचाई हो गया, यानी ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई आपकी 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई 22/7 गुणे r स्क्वायर 7/2 गुणे 7/2 और गुणे h यानी कि 50। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 हो गया, 2 से ये 25 हो गया, 25 गुणे 7 25 अट्ठे 200 तो ये 175 और 175 गुणे 11 करेंगे तो 1925 होगा। तो आपको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखना था, जिसके अलोंग मोड़ा जाएगा वो 2πr के बराबर हो जाएगा, मतलब समझ, यानी कि इसके चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया, यानी कि ये चौड़ाई को ऐसे रोल बना दिया गया। रोल बनाने का मतलब इस चौड़ाई को ऐसे 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 करके ये इतना चौड़ा मान लो बन जाता है, समझ आ गया। 7 cos स्क्वायर थीटा, जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो cos को साइन में बदल लो या साइन को cos में बदल लो। हमने कहा यहां से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, अगर 5 sin स्क्वायर थीटा और इधर से 5 cos स्क्वायर थीटा लेना तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और बचेगा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा और -6 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में। अब cos थीटा बराबर 1/√2 अगर हो गया तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। थीटा 45 हो गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 हो गई, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर मूल से बाहर आएगा तो आपका बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी आपका बचा कितना 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस
tan थीटा की वैल्यू 1 प्लस sec थीटा की वैल्यू 2, यानी कि 2 प्लस रूट 2 आपका उत्तर हो जाएगा। 2 प्लस रूट 2 उत्तर हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना, ऑप्शन नहीं था। तो आगे एक बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्पीड जो स्टिल वाटर में होती है वही स्पीड ऑफ बोट है। और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। कहा गया अगर ये 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए और वापस आए, तो कोई चीज अगर डाउन स्ट्रीम गया है तो आते हुए अप स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम अगर जाते हुए डाउन स्ट्रीम रहा है तो आते हुए अप स्ट्रीम हो जाएगा। यानी 105 को अगर वो डाउन स्ट्रीम गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है? बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। यानी अगर वो गया 21 से है डाउन स्ट्रीम से, मतलब तो आएगा अप स्ट्रीम से, यानी 105 बटे 18 माइनस 3 से आएगा। तो 21 पंचे 105, 5 घंटे जाने में और 7 घंटे आने में, तो टोटल 12 घंटे लगेंगे। क्लियर हो गया? आराम से करोगे, सारी चीजें समझ में आ जाए। एक जो चार्ट है वो एक कार्य दिवस में एक छात्र द्वारा अलग अलग चीजों में कितना टाइम बिताता है यह दिया गया। तो एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों की संख्या प्रतिशत में कितने, देखो उसके पास टोटल कितने घंटे? 4 8 12 6 18 6 24। 24 घंटे में से वो स्कूल में कितना टाइम बिताता है? 6 घंटे। 6 आउट ऑफ 24 यानी 1/4 हिस्सा कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। एक ब्रॉन्ज का आर्टिकल है जिसका मार्केट प्राइस इतना है, फेज टू सीजन में 20%, 30% और 10% का सेल में बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर 1000 वाली चीज पे 20% का डिस्काउंट यानी वो 800 की बची। 800 को 30% डिस्काउंट यानी 70% पे बिकेगी, यानी 560 पे बिकेगी। और 560 पे 10% का फिर से डिस्काउंट यानी कि 9 गुने में बेच दो, 9/10 में। 560 पे 10% डिस्काउंट यानी 560 के 90%, ये 560 के 9/10 में बिकेगी, तो ये 10 कट गया, 9 गुणे 50 450, 54 जोड़ देंगे 504 रुपए में बिकेगी। या फिर 20-30 का सक्सेसिव ले लेते, कितना आता? 44। और 44 और 10 का सक्सेसिव ले लेते, कितना आता? 54 माइनस 4.4 यानी कि हो जाता 49.6। 49.6% का डिस्काउंट यानी 50.2% में बेचेंगे। 1000 का 50.4%, सॉरी 50.4% में बेचेंगे। 1000 का 50.4% 504 हो जाएगा। क्लियर? पी और क्यू किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक आर है जो 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। शुरू में टैंक एम्प्टी है, पी और क्यू को 6 बजे खोला गया और आर को 9 बजे खोला गया, तो कहा कि टैंक कितने बजे भर जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, पी क्यू और आर की बात की है। पी की टांग देखो कितनी बड़ी होगी, ये 10 घंटे में भर सकते हैं, ये 15 घंटे में भर सकते हैं, और आर भाई साहब 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम लेंगे तो 60 लीटर एलसीएम हो जाएगा, उसे टंकी की टोटल कैपेसिटी मान लेंगे। ये 10 घंटे में 60, 1 घंटे में 6, ये 15 घंटे में 60, 1 घंटे में 4, ये 12 घंटे में 60 लीटर खाली करता है, यानी 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है। अब आपसे क्या कहा गया? इन्होंने शुरू किया गया 6 बजे, पी और क्यू को, पी और क्यू एक साथ काम करेंगे, 10 लीटर 1 घंटे में भरेंगे। 6 बजे स्टार्ट किया गया, 9 बजे की घटना बात करी गई। 9 बजे की जब बात की गई, 9 AM की, 9 AM तक ये भाई साहब 3 घंटे कर चुके होंगे काम। तो ये 6 + 4, 1 घंटे में 10 भरते हुए 3 घंटे यानी 30 लीटर ये भर चुके हैं, यानी अभी कितना बचा है? 30 लीटर। इस 30 लीटर पे पी क्यू आर तीनों काम कर रहे हैं, राइट? पी क्यू आर तीनों काम करेंगे तो 10 ये भरा जाएगा, 5 निकलेगा, यानी 5 ही पानी उसमें बचेगा। 5 लीटर 1 घंटे में, तो 30 लीटर भरने के लिए 5 6 30 यानी 6 घंटे की आवश्यकता होगी। 9 AM के बाद 6 घंटे यानी कि 3 PM तक हो जाएगा, राइट? दो सर्कल की रेडियाई, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई। अभी हमने पढ़ा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर d हो तो d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, राइट? तो आपने कहा कैसे करेंगे? मैं कहा इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गया। d कितना है? उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 17 5 और 8 ट्रिपलेट बनाते हैं, 17 और 15 और 8, तो आपने कहा 8 यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? ठीक है, अगले प्रश्न पे यहाँ पे 8 ऑप्शन में लिख लेना। कहा जो गिवन बार ग्राफ है वो एफडीआई दिखाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखाता है मिलियन डॉलर्स में अलग अलग सालों में। कहा गया 2018 का 2015 में इन्वेस्टमेंट से रेशियो 18 में कितना था? देखो यहाँ पे यानी कि 65 और 15 में कितना था? 15 में 60, 65 और 60 का रेशियो सबको निकालना आता ही होगा। एक इलेक्शन में सुनीता और ममता के बीच में 85% ने वोट डाला, 2% इनवैलिड हो गया। 85 का 2% बचा कितना? 1.7 इनवैलिड हो गए, यानी कि 83.3% वोट समझ लो पड़े। सुनीता ने 64.974 वोट प्राप्त किए, जो कि वैलिड वोट का 78% है। इसका 78% एक को सुनीता को मिले, जो कि 64,974। तो आपसे कहा गया जो इलेक्शन में इनरोल्ड वोटर्स थे वो कितने थे? अब आप सब कुछ भूल जाओ। टोटल वोटर्स के 83.3% का 78% अगर इतना है तो आपको टोटल वोटर्स निकालना है। पहले इसका 1% निकालते हैं, आप ऐसे समझो ना, टोटल वोटर टी थे,
85% ने वोट डाल, 85% यानी कि 17/20 वोट देने के, तो फिर 2% जो है वो इनवैलिड हो गए, 2% इनवैलिड यानी कि 98% वैलिड, यानी कि 49/50 ये वैलिड हो। इसका 78% एक को मिला, यानी इसका 78%, यानी इसका 78/100, या हम कह सकते हैं इसका 39/50 आपको दिया गया था। कितना है? 64,974। चाहे ऐसे करें और चाहे ऐसे करें, बात एक ही है। मैं दूसरी वाली मेथड से कर देता हूँ। 13 तिया 39, 13 से काटेंगे 13 चौको 52, 13 पचे 65 हो जाता है, लेकिन 13 चौको 52, 12 129, 13 नवैया 117, 12 127, 13 नवैया 117, 13 अठे 104। आपने कहा 49 से काट देते, मैं कहा बिल्कुल काट दो, 49 इक्का 49, 49 दूना 98। आपने कहा 17 से काट देते, मैंने कहा बिल्कुल काट दो, 17 छक्के 102। आपने कहा 3 से काट देते, मैंने कहा बिल्कुल काट दो, 2 आ जाए। 50 50 और 20, यानी कि ये कितना हो गया? 1000, ये 50,000, 50,000 दूना 1,00,000 आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न में कुछ नहीं था, वह कैलकुलेशन थी। एक शॉपकीपर जो है 20% का डिस्काउंट अलाउ करता है मार्केट प्राइस पे, और उसके बाद भी 10% का गेन, यानी कि मार्केट प्राइस के 80% पे बेचने पे उसको सीपी पे 10% का गेन होता है, यानी सीपी का 110% मार्केट प्राइस के 80% के बराबर है। तो आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना था, तो सीपी बटे एमपी अगर निकालना है, जैसे कितना हो जाए 80/110, यानी 8:11 आपका उत्तरम होती। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 1/5 है सम का, 1/5 मतलब कि 20%। अब आपसे कहा गया अगर इंटरेस्ट रेट 5 टाइम है नंबर ऑफ ईयर्स का, समझो बात, इंटरेस्ट रेट अगर ईयर्स टी है तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 5t। ठीक है। आपको पता है अगर एक साल में t% ब्याज मिलता है, ठीक है, ओ सॉरी, एक साल में 5t ब्याज मिलता है, तो t सालों में 5t गुणे t% मिल जाएगा, यानी 5t² ब्याज मिल जाएगा। तो 5t² बराबर 20%, यानी t बराबर 2 हो गया, यानी कि वर्षों की संख्या हो गई 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो था 5 गुना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी। अब आपसे कहा गया कि 6 वर्षों के लिए 5600 पे साधारण ब्याज, अच्छा सॉरी, कहा गया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% की वृद्धि होती है, यानी अभी 10% था, 10% ना रहकर 3% बढ़ जाए, यानी कि 13% हो जाए, तो 6 वर्षों में 5600 रुपए कितना ब्याज मिलेगा? 5600 पे 6 वर्षों में कितना? 78%। 78% 5600 का कितना हो जाएगा? 78 इंटू 56, 78 इंटू 50 3900, 78 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 480 में से 12 घटा देंगे, यानी कि 468 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो 39 4 4368 रुपए आपको ब्याज मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? ये जो टेबल है वो पॉपुलेशन दिखाती है एक सिटी की। आप पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है। 2012 के अंत में कितनी थी, 13 के अंत में कितनी थी, 14 के अंत में कितनी थी, 15 के, ऐसे ऐसे अलग अलग सालों के अंत में दिखाया गया। तो कहा कि किस साल में हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज है? 18, 16, 19 और 15। 18, 16, 19 और 15, इसमें पिछले साल की तुलना में कंपेयर करें। देखो यहां पे 72.6 से कितना बढ़ा? 83.8, यानी 11.2 बढ़ा, 11.2 इस पे बढ़ा, यानी कि हम कह सकते हैं 112/726। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 56/363। 5 से 11 हम काटने की कोशिश करते हैं, यदि इसको 363 को किससे काटते हैं? पहले हम इसको काटते हैं 8 से, तो 8 7 56, 8 से काटेंगे 8 चौको 32 और 4 43, 8 पंचे 40, 30, 8 तिया 24, 45.735। ठीक है, यानी 7/45, यानी 7 इक्का 7, 7 छके 42 और 3 33, 7 चौको 28, 7 अठे 56 और 7 दूनी 14, यानी 1/6.482 के करीब हो गया। 16 में तुलना करेंगे तो ये कितना बड़ा है? 15.8 बढ़ा। 15.8 किस पे? 83.8 पे। तो आप कह सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 158 2 से काट देंगे, ये 79, 2 से 14, 79 ही बचेगा। इसको काटेंगे 419 बचेगा। 9 4 13 1 14। हम इसको किससे काटते हैं? 80 इसको मान लेते हैं, इसको 420 लगभग मान लेते हैं। तो ये काटा, 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, पॉइंट ये कितना हो जाएगा? पॉइंट लगा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 8 पंचे चलिए 1/5.25 दूसरे केस में। तीसरे केस में देखो 16 ही बढ़ा है 112 पे, तो 1/7 के करीब बढ़ा है। देखो 16 7 112 हो जाएगा। और यहां पे देखो तो ये कितना बढ़ा? 6 ही बढ़ा है 128 पे, यानी 1 लगभग 21 के करीब हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे बताने सबसे ज्यादा कहां बढ़ा। देखो आपको पता है हर जगह अंश समान है, तो हर जहां पे सबसे छोटा वहीं पे सबसे ज्यादा वृद्धि, तो हर सबसे ज्यादा छोटा कहां पे? सेकंड केस में, यानी 2016 में। तो आपकी सबसे ज्यादा वृद्धि 2016 में हो जाएगी। ऐसे अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सबको पता होगा और हर टीचर ने बताया होता है, साइन ए बराबर कॉस भी होता है,
अगर a प्लस बी बराबर 90 अंश हो। तो देखो 58 32 90 62 28 90 यानी कि 3/5 प्लस 2/5 यानी 5/5 यानी आपका उत्तर 1 होगा। जो टेबल है इनकम दिखाती है, अलग उनको किस किस चीज से इनकम मिलती है वो दिखाया गया। ठीक है, सैलरी कितनी है, बोनस कितना है, एरियर्स कितना, ओवर टाइम कितना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एरियर्स पेड बाय कंपनी, एरियर जो पे करा है यानी एरियर जो पे हुआ है यानी ये वाला राशि। ठीक है, ड्यूरिंग द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड यानी कि बोनस का कितना परसेंट है वो हम देख लेते हैं। यानी कि ये पहले ये सॉल्व करते हैं। तो देखो 45 48 93 93 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 142। एक मिनट 142 हो गया, 142 और 50 192 3 195 195 और 50 245 और 6 251 251 कहा गया किसका 23 21 44 44 और 25 44 और 25 69 69 1 70 70 26 96 96 400 और 20 100 और 24 124 124 का कितना परसेंट आप कहेंगे 124 दूना 248 हो गया, पॉइंट लगा 30 हुआ, जीरो बढ़ाया 300 हुआ, 124 दूना फिर से जाएगा नहीं कि 2.02 टाइम्स यानी 202% के करीब आपका उत्तर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना दिया गया। तो देखो एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई बराबर होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy 280 माइनस 240 यानी कि 40 हो गया। और अगर x प्लस वाई निकालने जाएंगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी 280 प्लस 240 520 हो गया। राइट, आपको इन्हीं दोनों का डिवाइड करना था तो रूट के अंदर ले लो सबको, तो 40/520 यानी 1/13 हो जाएगा। आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 15 आया और यहाँ पे प्लस 4a हुआ और माइनस ये 2 हुआ प्लस 4 हुआ यानी कि प्लस का 2 बराबर 1 15 2 17 यानी 4a बराबर 1 माइनस 17 यानी 4a बराबर माइनस 16 a बराबर माइनस 4 7 tan थीटा इतना दिया गया। अब देखो साइन कॉस सबकी पावर सेम, हर जगह साइन कॉस की पावर सेम। तो अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा 5 tan थीटा और -1 और अपॉन 5 tan थीटा और प्लस का 2 5 tan थीटा बराबर 3/7 तो 5 tan थीटा 15/7 माइनस 1/15/7 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 8/7 और नीचे 29/7 तो ये कट गया आपका 8/29 उत्तर हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट है, हम ड्रॉ कर देते हैं दो ट्राइंगल पी क्यू आर और एमओएन एक जैसा बनना चाहिए। ये देखो ये पी है, ये पी आज तक सही नहीं बना पाया, क्यू है, ये आर है, पी कितना पतला सा मेरे जैसा, और ये एम है, ये ओ है, ये एन है। राइट, अब आपसे क्या कहा गया पी क्यू आर जो कोण है वो 82 डिग्री का, हमने कहा 82 डिग्री का, अगर ये सर्वांग सम है तो ये वाला भी 82 डिग्री का हो जाए। क्यू आर पी कोण 47 डिग्री का है तो यानी ये वाला कोण भी 47 डिग्री। आर पी क्यू ये 51 डिग्री का, आपने कहा ये भी 51 तो ये भी 51 हो गया। अब आपसे कहा एम ओ एन जो कोण है वो 5y-8 यानी कि 5y-8 आपको दिया गया 82 यानी 5y बराबर 90 यानी y बराबर हो गया 18। और आपसे कहा क्यू आर बराबर 24 है, क्यू आर बराबर हमने कहा 24 है। ओ एन बराबर 3x प्लस वाई, ओ एन बराबर 3x प्लस वाई, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। 3x प्लस वाई बराबर 24 यानी कि 3x प्लस 18 बराबर 24 यानी 3x बराबर 6 यानी x बराबर 2। अब x बराबर आ गया 2, y बराबर 18 तो x प्लस वाई 20 हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि कौन सी डिजिट हैश की और स्टार की जगह पे है ताकि ये जो संख्या है वो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो हम संख्या लिखते हैं, लुक एट दिस नंबर 6 2 6 8 4 स्टार हैश। राइट, नंबर नहीं डायल करना था, 6 2 6 8 4 स्टार है ये संख्या। अब आपसे कहा 7 अंकों की संख्या को 8 से डिविजिबल होना, 5 से डिविजिबल, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। आपको पता अगर यूनिट डिजिट 5 हो गया तो वो संख्या 8 से नहीं कटेगी क्योंकि इवन नहीं रह जाएगी, यानी हैश की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 हो गया। तो हैश की वैल्यू 0, जहां पे हैश की जगह पे 5 लिखा वो हटा दो। अब हमारे पास संख्या क्या बची 6 2 6 8 4 स्टार 0। अब इसको हमें 8 से डिविजिबल बनाना, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो हमने कहा 4 स्टार 0 को 8 से काटना है। अगर मैं स्टार की जगह पे 0 रख दूं तो ये क्या कटेगा, आपने कहा बिल्कुल कटेगा, लेकिन 0 0 कहीं ऑप्शन नहीं। अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 का आधा करते हैं 4, 4 इसकी जगह पे यानी कि 4 जोड़ते चले जाओ, यानी 4 रखने पे भी कटेगा और 8 रखेंगे तो भी कटेगा। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका आधा रख दो दहाई के अंक पे, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका आधा रख दो, यानी कि अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 पे अगर कट रहा है तो 8 का आधा 4 0 पे जोड़ेंगे यानी कि 4 पे भी कटेगा, यानी स्टार की वैल्यू 4 भी पॉसिबल है 8 भी पॉसिबल। 8 ऑप्शन में नहीं है ना ही
जीरो है तो आपका स्टार की वैल्यू 4 हो गई और इसकी वैल्यू 0, राइट। कहा एक आदमी 6 लीटर वाटर को 10 लीटर मिल्क में ऐड करता है, दूसरा आदमी 4 लीटर वाटर को 8 लीटर मिल्क में ऐड करता है। आपसे कहा गया मिल्क का दोनों मिक्सचर में रेशियो क्या है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या है, समझो। पहले केस में आपसे कहा गया 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, 10 लीटर दूध में 10 लीटर दूध था, 6 लीटर पानी मिला, यानी यहाँ पे दूध की मात्रा कितने, 10/16, ये तो 10/16 यानी कि 5/8 यहाँ पे होगा पहले। दूसरे केस में 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी, यानी दूध था 8, इसमें 4 लीटर पानी, यानी मिक्सचर की मात्रा 8/12, तो हम कह सकते हैं दूध की मात्रा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी दूसरे मिक्सचर में 2/3। अब आपको क्या काम करना था, आपको दूध 5/8 हिस्सा पहले केस में दूध है, दूसरे केस में दूध की मात्रा, यानी मैं क्या निकाल रहा हूं, मिल्क की मात्रा पहले मिक्सचर में और दूसरे मिक्सचर, यानी कि मिल्क की मात्रा पहले मिक्सचर में 5/8 हिस्सा, दूसरे मिक्सचर में 2/3। पहले और दूसरे जो मिक्सचर है इसमें जो दूध की मात्रा इसका अनुपात, यानी 5/8/2/3 पूछा गया, यानी आप कहेंगे 5/8/2/3, तो 5 या 15/16 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, ये प्रश्न अच्छा था। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि व्हाट इज सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, यानी कि सेक्टर का एरिया दिया गया और पेरीमीटर दिया गया 209 और 63। आपसे कहा गया रेडियस जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो आपको कोण की वैल्यू बतानी। देखो सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि सेक्टर होता क्या है। कोई वृत्त है, उसका कोई आंशिक खंड है, मान लो ये, यानी ये थीटा कोण बनाता है, ये चाप जो है वो थीटा कोण बनाता है, तो ये जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे वृत्त का खंड, ठीक है। तो अगर वृत्त खंड की हम एरिया की बात करें तो ये होता है θ/360 इंटू रेडियस अगर r हो πr², ये होता है, ये बराबर दिया गया 209, राइट। आपको इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, आर्क की लंबाई और प्लस ये r प्लस ये r, यानी कि पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 2r प्लस आर्क की लंबाई। तो हम कह रहे हैं आर्क की लंबाई अगर थीटा कोण बना दे तो θ/360 इंटू 2πr, ये हो गया आर की लंबाई, और प्लस 2r जोड़ देंगे, ये बराबर दिया गया 30, ठीक है। अब आपको इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है और थीटा की वैल्यू। अगर मैं पहले केस में से यहां से कहूं θ/360 बट बराबर कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे θ/360 यानी ये वाला इंटू πr बराबर 209/r हो जाएगा, राइट। तो 209/r गुणे दो, यानी कि 418/r हुआ इधर, और प्लस 2r बराबर 63 दिया गया। इसी को सॉल्व करो पहले आप। तो मैं r का मल्टीप्लाई करके एक साइड में ले लेता हूं सारे टर्म्स को, तो यहाँ पे हो गया 2r² और माइनस 63r बीच में डाल देता हूं, प्लस 418 बराबर 0। ये r में क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक कुछ इस प्रकार से बना कि 418 दूना 936, 936 को हम ऐसे लिख लेते हैं 4 गुणे 109 बचेगा, 209 बचेगा, 209 को लिख सकते हैं 4 गुणे 11 गुणे 19, यानी इसके ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पे 63 है। ये सीजीएल 2024 एग्जाम में पूछा गया सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन था। तो यहां से आपका होगा 2r², हमें फैक्टर पूछा गया था, तो हमने कहा फैक्टर क्या हो जाएगा 44 और 19, दो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 836 के जिनको जोड़ने पे 63 है। हमने कहा 2r² माइनस 44r और माइनस 19r और प्लस 418 बराबर का 0 हो जाएगा। इसमें अगर मैं 2r कॉमन ले लूं तो बचेगा r-22 और माइनस 19 कॉमन ले लेता हूं तो r-22 इज इक्वल टू 0। अब यहां से r-22 कॉमन ले लूंगा तो r-22 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 2r-19, ये बराबर 0। आपको पता है अगर 2r-19 इंटू r-22 बराबर 0 तो r बराबर 19/2 भी पॉसिबल है, 22 भी, लेकिन हमें गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना, मतलब गैर ऋणात्मक नहीं लेना और पूर्णांक के सिवा भी कुछ नहीं लेना, यानी ये नहीं ले सकते, यानी r-22 बराबर 0, तो r बराबर मिल गया 22। अब r बराबर जैसे 22 मिला आप हो जाओ खुश। आप पूछो क्यों खुश क्यों होना है, आपको खुश इस वजह से होना है मेरे भाई, क्योंकि आपको यहां से एक चीज पता चली कि आपकी जिंदगी बन गई। क्यों, हमें थीटा निकालना, यहां से θ/360 हम थीटा कह सकते हैं, कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 209/πr² यानी 22/7 गुणे r², 22 गुणे 22 और गुणे में 360, यही तो हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो मैंने क्या काम किया, 7 को उठाया ऊपर भेज दिया, आपकी जिंदगी और आसान हुई। आपने कहा टफ कर रहे हो, मका नहीं, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 से काटोगे ये 19 हो जाएगा, राइट। आपने कहा 2 यहां से उठाया 11 बनाए, 2 ये उठाया और 2 यहां से उठा के 11 बनाए,
और 8 से इसमें डिवाइड कर दिया तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40 हो गया। यानी आपका बचा कितना, 19 गुणे 45। आप कहेंगे 900 में से 45 घटा लेंगे, तो 900 में से 45 घटाएंगे तो 855, और 855 गुणे 7 बच रहा है। यानी आप ऐसे लिखो 855 और गुणे का 7 और बटे का 11 गुणे 11, इसी को सॉल्व करना है, राइट। हम एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 11 सते 77 करूं, देखो 11 सते 77 करता हूं अगर मैं, तो आपका ये बचता कितना है, 77 8 85 होता है, वो 77 और 8 85 और 11 सते 77 फिर से होगा, और 8 80 बचेगा, और 11 सते 77 77.72 के करीब बचेगा। फिर मैं 11 से काटने की कोशिश करता हूं, तो 11 सते 77 पॉइंट लगेगा, ये जो 7 आया था वो फिर से 0 बढ़ेगा और 11 सते 77 के करीब हो जाएगा। अब 7 से इसमें गुणा करना है, तो 7 सता 49 और 7 सता 49, यानी 49.49 डिग्री के करीब आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 49.5 के एकदम एग्जैक्ट बराबर है। समझ में आया? इस प्रश्न में कुछ नहीं था, बस आपको इतना समझना, राइट। कहा गया एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर। सबसे पहले फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अगर फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का सम पूछा जाए, तो आप कहेंगे फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आप कहेंगे अगर फर्स्ट n नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जाए, तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आपने कहा ये फॉर्मूले आपने कहां से पढ़े, क्योंकि इतनी बार करा और क्वेश्चन सॉल्व करवाया कि मुझे याद हो। आपको यहाँ पे एवरेज पूछा, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा जाए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एवरेज, तो n से ही तो डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2। अगर एवरेज n स्क्वायर मतलब पहले n प्राकृतिक संख्या होगी, वर्गों का औसत पूछा जाए, तो आप कहेंगे n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, यानी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बचेगा, राइट। अब आपको यही निकालना था, तो आपने कहा n प्लस 1 45 1 46 गुणे 45 दूना 90 91 और बटे का 6 से काटोगे तो 15.16 के करीब मिलेगा, है ना। 0.16 मतलब 1/6 से, तो 15 गुणे 46 तो ये कितना हो जाएगा 690 के करीब। और 0.16 मतलब 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा किसका 46 का, तो 6 सते 42 और 6 छक्के 36, 7.67 और जुड़ जाएगा, यानी कि 690 में 7.67 जुड़ेगा, 697.67। तो ये शिफ्ट मुझे पहली शिफ्ट लगी सीजीएल की अभी तक की, जो बैलेंस शिफ्ट थी। और आपको यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ यहाँ और यहाँ जो भी वीडियो या प्लेलिस्ट दिख रही है उस पर क्लिक करके देखना है, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है, वो भी आपको वीडियो कहीं ना कहीं दिख जाएगी, या रिसेंट वीडियो में चेक कर लेना। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, वंदे मातरम एंड जय हिंद।